तो फ्रेंड्स, मैं नीरू बाला फिर से हाजिर हूँ कहानी अनोखी सज़ा का तीसरा और अंतिम भाग लेकर। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं अनोखी सज़ा। दोस्तों, मैंने जब से होश संभाला तब से घर और समाज की प्रताड़ना ही सहता आया था, मगर मैडम श्वेता की चुप्पी ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मुझ जैसा खुदगर्ज इंसान, जिसके लिए एक दूसरे के जीवन का कोई मोल न था, जिसे कभी मौत भी ना डरा पाई, अब उसे डॉक्टर श्वेता का सामना करना किसी खौफनाक मंजर सा लगता। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके उनसे कहा, मैडम, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अब घर जाना चाहता हूँ, मगर जाने से पहले आप जो सज़ा मुझे देना चाहें दीजिए। मैं आपका गुनहगार हूँ, मगर मुझसे आपकी यह चुप्पी और दर्द देखा नहीं जाता। आपकी यह बेरुखी मुझसे सहन नहीं होती। आखिर हमारे गुनाहों की सज़ा आप स्वयं को क्यों दे रही हैं? और मेरे लाख अनुनय करने पर उन्होंने जो मुझे कहा उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बड़े ही शांत भाव से उन्होंने कहना शुरू किया, देखो अमित, तुम्हारे गुनाहों की सज़ा तो तुम्हें मिलेगी, मगर यदि मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को पुलिस के हवाले करूंगी तो तुम्हें लापरवाही से गाड़ी चलाने के जुर्म में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल की सज़ा होगी। और यदि तुम्हारे पिछले आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए कुछ अन्य धाराएं भी लगाई जाएं, तब भी तुम लोग 5-7 साल की सज़ा काटकर जेल से छूट जाओगे। मगर जेल में रहते हुए अन्य अपराधियों की संगति में तुम और बड़े अपराधी बनकर बाहर आओगे और तब समाज के लिए एक नासूर के समान होंगे। मगर मैंने तुम्हारे लिए जो सज़ा सोची है वह जीवन भर चलने वाली है। इस सज़ा से तुम्हारे गुनाहों का पश्चाताप भी हो जाएगा। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने जीवन के बेशकीमती 5-7 साल जेल की सलाखों के पीछे काटना चाहते हो या मेरी दी गई सज़ा पाकर अपने आने वाले कल को सुधारना चाहते हो। मैडम जी ने तो बड़ी सरलता से अपना फैसला सुना दिया, परंतु मैं बहुत उलझन में था कि आखिर वो मुझसे चाहती क्या हैं। मैडम श्वेता ने फिर एक बार मुझे संबोधित करते हुए कहा, देखो अमित, पिछले 15 दिन से तुम मेरे अस्पताल में हो। हमारा अस्पताल मुख्य एक्सप्रेस हाईवे पर स्थित है और तुमने देखा ही होगा कि यहाँ पर अक्सर दुर्घटनाग्रस्त मरीजों का तांता लगा रहता है। दुर्घटना के पश्चात मरीज़ के लिए एक एक सेकंड बेशकीमती होता है। यदि समय रहते मरीज को चिकित्सक सेवाएं प्राप्त ना हो पाएँ तो उसकी जान भी जा सकती है। दुर्घटना स्थल से मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की सहायता ली जाती है, जिसे चलाने के लिए कुशल ड्राइवर का होना अति आवश्यक है और तुम्हारी ड्राइविंग क्षमता से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। यदि तुम समय रहते उस दिन घायलों को अस्पताल ना पहुंचाते तो हमारे लिए उनकी जान बचाना टेढ़ी खीर होता। अब यदि तुम अपने गुनाहों का पश्चाताप करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी दी हुई सज़ा स्वीकार करनी होगी। अपनी काबिलियत को सही दिशा में प्रयोग करो। मैं चाहती हूँ कि तुम एम्बुलेंस का चालक पद संभालो और जी जान से मरीजों की सेवा करो। बाकी तुम्हारी इच्छा, मैं तुमसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। मैडम के मुंह से ऐसी अनोखी सज़ा सुनकर मेरे दिमाग ने तो काम करना बंद कर दिया। अस्पताल में बिताए पिछले 15 दिनों से मैंने ना जाने कितने मरीजों को ठीक होकर घर जाते देखा। घर जाते समय रोगी के चेहरे पर अद्भुत आत्मसंतोष के भाव होते। उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मन पुलकित हो उठता। कहीं ना कहीं मुझे भी अपने आप से नफ़रत होने लगी थी। एक और मुझ जैसे शातिर दिमाग लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपना उल्लू सीधा करते, वहीं दूसरी ओर मैडम श्वेता जैसी महान विभूतियाँ, जिन्हें दूसरों की सेवा करने में आनंद की अनुभूति होती। और गहन कश्मकश के बीच कोई फैसला लेने से पहले मैंने मैडम से सोचने के लिए एक दिन का समय मांगा। मंत्री महोदय, अगले 24 घंटे मेरे जीवन के लिए सबसे कठिन कश्मकश की घड़ियाँ थी। नींद और चैन मेरी आंखों से कोसों दूर थी। लगातार सोच विचार के पश्चात मैंने एक बार फिर अपनी प्रवृत्ति के अनुसार मैडम श्वेता से किसी अन्य विकल्प की इल्तिजा की।
मैडम, हमें तो दंगा फसाद, चोरी चकारी और लूट मार का धंधा आता है। किसी के हाथ पैर तुड़वाने हो या किसी से पैसे निकलवाने हो या किसी को उठवाना हो तो कोई ऐसा काम बताइए। यह ड्राइवर की चाकरी हमसे ना होगी। परंतु उस नीली छतरी वाले ने तो जैसे मेरे जीवन की नैया पार लगाने के लिए मैडम को एक फरिश्ता बनाकर भेजा था। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से अपने पास बिठाया और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अमित, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा भी एक घर परिवार हो, समाज में तुम्हारा मान सम्मान हो? ज़िंदगी ने आज तुम्हें एक मौका दिया है। न जाने कितने लोग इसी अवसर की तलाश में ताउम्र भटकते ही रह जाते हैं। एक सम्मानजनक जीवन तुम्हारी राह देख रहा है। अपने हुनर का प्रयोग सही दिशा में करो, तुम्हारे गुनाहों का बोझ भी हल्का हो जाएगा। तुम मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग और लाइसेंस का इंतज़ाम कर दूंगी और पारिश्रमिक के रूप में तुम्हें अच्छा मेहनताना भी मिलेगा। बस वो दिन और आज का दिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बेशक मुझे आज यह पुरस्कार मिल रहा है, पर इसकी असली हकदार श्वेता दीदी हैं। अगर किसी ने पत्थर में हीरे की चमक देखी, अगर किसी ने एक मवाली गुंडे को समाज के लिए उपयोगी बनाया, तो वो हैं डॉक्टर श्वेता दीदी। कहते कहते अमित के आंखों से आंसुओं की गंगा जमुना बह निकली। उसका गला रुंध गया और वह उनके चरणों में गिर गया। दोस्तों, हमारा युवा हमारे देश की नींव और रीढ़ की हड्डी है। अगर यही युवा शक्ति ही राह से भटक जाएगी तो किसी भी समाज का पतन निश्चित है। निस्संदेह कानून में हर गुनाह के लिए सज़ा का प्रावधान है, मगर एक भटके हुए इंसान को मुख्य धारा में वापस लाना अत्यधिक जरूरी है। अमित की भांति यदि राह से भटके लोगों की शक्ति का उपयोग सही दिशा में हो तो कोई कारण नहीं कि फिर एक बार हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहलाए। और किसी माई के लाल में इतनी ताकत नहीं कि हमारी सरहदों की ओर आंख उठाकर भी देखे। दोस्तों, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? अपने विचार हमें प्रेषित करते रहें। मैं बहुत जल्द फिर से हाजिर होंगी। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।